हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अभिषेक त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कंटेंट फॉर यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस पे। दोस्तों, जो हमारी पॉलिटी की रिवीजन सीरीज चल रही थी पिक्टोरियल फॉर्म में, ये उसका दोस्तों दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के चैप्टर्स को डिस्कस किया था। हमने ये देखा था कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बना, कहाँ कहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन को लिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन कौन सा पार्ट किस देश से उठाया गया, या उस टाइम की जो कमिटीज बनी थी उसका मेंबर कौन था, या किस कह सकते हो कि रिप्रेजेंटेटिव में किस चीज को क्या लिया गया, या किसके थॉट्स ऑफ व्यू थे, वो चीजों को हमने देखा। अब क्या है दोस्तों, हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे पार्ट को देखेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर 1 का ये दूसरा पार्ट है। ये सब डिवाइडेड पार्ट है, ठीक है। अब सब डिवाइडेड पार्ट में क्या है दोस्तों, हम यहाँ पे यूनियन और उसकी टेरिटरीज को देखेंगे। तो आइए ज्यादा ना समय लेते हुए शुरुआत करते हैं दोस्तों यूनियन एंड टेरिटरीज के चैप्टर्स को यहाँ पे देखते हुए। सबसे पहले क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखना है कि कमिटीज को देखना है। ये शुरुआत करते हैं दोस्तों, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस एंड स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन कमेटी। मतलब यूं समझिए कि जो स्टेट्स की जो कमीशन जो बनाए गए थे, लिंग्विस्टिक मतलब यूं समझने की कोशिश करें जैसे जो देश भाषाओं के आधार पर बटे थे, जैसे समझने की कोशिश करें जैसे आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है, तो किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन किया जाए कि उनकी भी भावनाओं को आहत न पहुंचे। मतलब यूं समझने की कोशिश करो कि हम हिंदी को वैधानिक भाषा जरूर बना रहे हैं, मतलब यूं राष्ट्रभाषा जरूर बना रहे हैं, लेकिन उनके भी भाषाओं को हमको दर्जा देना है, तभी तो उनके अंदर नेशनलिज्म के सेंटिमेंट्स आएंगे। अगर हम सिर्फ अपना ही थोपेंगे तो क्या उनके अंदर नेशनलिज्म के सेंटिमेंट्स रहेंगे? तो जो उस टाइम इतना विभाजित देश था भाषाओं के आधार पे, कल्चर के आधार पे, उसको एकजुट लाना बहुत बड़ी अपने आप में बात थी, ठीक है। तो अब लिंग्विस्टिक प्रोविंशियल कमीशन जो था वो 1948 में आया, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे इसके चेयरमैन कौन थे, एस के धर थे। ये रिपोर्ट को सबमिट कब की गई, दिसंबर 1948 में। इसका क्या रिकमेंडेशन था, स्टेट्स वर फाउंड ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस नॉट ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस, ठीक है। लिंग्विस्टिक के बेसिस पे एडमिनिस्ट्रेशन की कन्वीनियंस नहीं होनी चाहिए। अब आप देखोगे फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश, इसके नीचे वाले सेक्शन को बाद में देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश में क्या है, ये देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि आंध्र प्रदेश यूं समझने की कोशिश करिए, यहाँ तेलुगु बोली जाती थी। यहाँ क्या हुआ था कि आप देखोगे आंध्र प्रदेश का जब फॉर्मेशन हुआ तो यहाँ पे कह सकते हो कि बहुत बड़ा सोशल डिवीजन था, एक तो कल्चर को लेके, एक रिलीजन को लेके। यहाँ पे दोस्तों जो आप ये नाम देख रहे हो ना, पट्टी श्री मुल्लू, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम पड़ जाता है दोस्तों। यूं समझने की कोशिश करिए कि इन्होंने 56 दिन का भूख हड़ताल किया था। जब आप 8th एनसीईआरटी पढ़ोगे ना हिस्ट्री की, तो वहां पे आपको इनका नाम मिलेगा कि बहुत 56 दिन का इन्होंने हंगर स्ट्राइक किया था अपने स्टेट के फॉर्मेशन के लिए। यूं समझिए जैसे आज महात्मा गांधी की एक इज्जत है अपने पूरे इंडिया में, उसी तरीके से आप आंध्र प्रदेश में देखोगे इनकी भी एक अलग ही रिस्पेक्ट है, ठीक है। तो पॉटी श्री मुल्लू जो है वो 56 दिन का हंगर स्ट्राइक करते हैं, ये इस वजह से फॉर्मेशन होता है। इसकी फॉर्मेशन डेट क्या है, 1 अक्टूबर 1953। आंध्र प्रदेश की बात हो रही है। स्पेशलिटी क्या है, फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया विच इज फाउंड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस, मतलब लिंग्विस्टिक के आधार पे बनने वाला ये पहला स्टेट था आंध्र प्रदेश। इसका डिवीजन कब हुआ, आप देखोगे कि तेलंगाना में बाद में ये डिवाइड हो गया। हैदराबाद में 2 जनवरी को 2014 को तेलंगाना में बढ़ गया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए दोस्तों, जेवीपी कमेटी को देखते हैं। जेवीपी कमेटी का क्या था, ये कॉन्स्टिट्यूटेड 1948 में हुआ। इसके मेंबर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, और ये क्या है, पट्टाभी श्रीतमैया थी। ये रिपोर्ट सबमिट कब की गई थी, 19 अप्रैल 1949 को दी गई थी। रिकमेंडेशन क्या था, रिजेक्टेड ऑन द डिमांड ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द डिमांड ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑफ लिंग्विस्टिक बेसिस। मतलब ये समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पे क्या है कि फॉर्मेशन किस पे किया गया, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक बेसिस। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की कन्वीनियंस पे हो, लिंग्विस्टिक बेसिस पे ना हो। लेकिन बाद में आप देखोगे रिजेक्टेड ऑन द डिमांड ऑफ द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द स्टेट्स ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस पे, इसको भी रिकमेंड को रिजेक्ट कर दिया गया जेवीपी कमेटी को। अब स्टेट रिकॉग्नाइजेशन की कमेटी, मतलब ये समझिए कि कौन कौन सी कमेटी को रिजेक्ट किया गया है, एसके धर की कमेटी को रिजेक्ट किया गया है और जेवीपी कमेटी को रिजेक्ट किया गया। अब उसके बाद स्टेट रिकॉग्नाइजेशन की जो कमेटी, इसको कंस्टिट्यूट कब किया गया, 1953 में। इसके चेयरमैन कौन थे, फैजल अली थे। इसके मेंबर कौन थे, के.एम. पानीकर और एच.एन. कुंजरू। रिपोर्ट सबमिट हुई 2 साल बाद 1955 में। रिकमेंडेशन था क्या कि रिकमेंड किया गया लिंग्विस्टिक के बेसिस पे स्टेट्स को बनाया जाए, ठीक है। अब आप देखोगे आंध्र प्रदेश के मैंने बातों को यहां पे डिस्कस कर लिया। अब कहानी क्या होती है दोस्तों की डेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स, मतलब यूं समझो कि आंध्र प्रदेश आप देखोगे कि 1 अक्टूबर 1953 को बना, सिक्किम जो है 1975 में बना, गुजरात 60 में बना, मिजोरम 87 में बना, नागालैंड 63 में बना, अरुणाचल प्रदेश 87 में बना, हरियाणा 66 में, गोवा 87। गोवा देखिए दोस्तों पोर्चुगीज के बाद बहुत बाद में एनेक्सेशन किया गया था। उसके बाद हिमाचल प्रदेश 1971 में, छत्तीसगढ़ 2000 में,
उत्तराखंड ये सब रिसेंटली बने हैं। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ एमपी को काट के बना, यूपी को काट के उत्तराखंड बना, मेघालय 72 में बना, मणिपुर भी 72 में बना, झारखंड जो है वो 2000 में बना, बिहार को काट के त्रिपुरा भी 72 में बना और तेलंगाना 2014 में। तो रिसेंट की बात है। अब सिटीजनशिप को यहाँ पे देखते हैं। सिटीजनशिप की कहानी क्या थी दोस्तों, कि आप देखोगे कि सिटीजनशिप की जो कहानी है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में इसको मेंशन किया गया है। इसकी कहानी ये पे शुरू होती है कि आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक सिटीजनशिप की यहाँ पे बात की जाती है। सिटीजनशिप इन द सेंस समझने की कोशिश करो, द प्रोविजंस ऑफ द स्टेट सिंगल सिटीजनशिप एंड दे आर द टू टाइप्स ऑफ पीपल। एक सिटीजन होंगे, एक फॉरेनर होंगे। फॉरेनर मतलब समझने की कोशिश करिए, जो फ्रेंड्स होंगे या तो एनिमी होंगे, ठीक है। तो किस तरीके के आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक सिटीजनशिप की बात की जा रही है, कि इस सिटीजन में मतलब आर्टिकल 5 से 11 तक किस तरीके की सिटीजनशिप मतलब नागरिकता आपको देनी है। तो दो तरीके की इंडिया में नागरिकता, एक तो जो इंडिया का प्राइमरी सिटीजन हो और दूसरा फॉरेनर हो जो यहाँ पे आके सेटल हो जाएगा। अब फॉरेनर भी डिपेंड करता है दोस्तों कि वो कौन से देश का फॉरेनर है। मतलब समझिए कि कोशिश करिए, जैसे चाइना आप कह सकते हो कि अपने बिजनेस रिलेशन के लिए तो ठीक है, लेकिन आप कहीं ना कहीं हमारे पीठ में खंजर घोंपने वाला है वो, तो उसको आप एनिमी भी कंसीडर करोगे। यही केस पाकिस्तान के भी केसेस में होते हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की यहाँ पे बात करोगे, द रेगुलेशन ऑफ द राइट टू द सिटीजन्स बाय द पार्लियामेंट बाय द लॉ इज ऑर्डर अंडर आर्टिकल 11, ठीक है। राइट टू सिटीजनशिप पार्लियामेंट को लॉ प्रोवाइडेड किसने किया है, बनाने की ताकत किसमें की है, मतलब लॉ ऑफ सिटीजनशिप को जो पार्लियामेंट ऑफ बाय लॉ है, इसको रेगुलेट किस आर्टिकल के अंदर करता है, आर्टिकल 11। सिटीजनशिप एक्ट 1955 वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट। द राइट्स अंडर आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30 आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स, ठीक है। डुअल सिटीजन्स, सेपरेटेड सिटीजनशिप फॉर द सिस्टम हैज बीन अडॉप्टेड इन अमेरिका एंड स्विट्जरलैंड। मतलब यूं समझने की कोशिश करिए कि डुअल सिटीजन मतलब सेपरेट सिटीजन्स फॉर द स्टेट्स। मतलब यूं समझने की कोशिश करिए, अपने इंडिया में क्या है कि अगर मान लीजिए जो अपने विभाजित हैं 28-29 जो राज्य हैं, अगर आप कहीं भी बसे हो तो आपको एक प्राइमरी नागरिकता मिलेगी, एक प्राथमिक नागरिकता भारत की मिलेगी। लेकिन आप अमेरिका और स्विट्जरलैंड में देखोगे कि वहां पे कह सकते हो कि अलग अलग स्टेट्स ने अडॉप्ट किया है अलग सिटीजनशिप को, ठीक है। तो इंडिया में और स्विट्जरलैंड में और यूएस में ये अंतर है। अब रिलेटेड फैक्ट्स को थोड़ा सा यहाँ पे देखना है दोस्तों। देयर इज अ प्रोविजन रिगार्डिंग द राइट टू सिटीजन्स ऑफ द सम पीपल्स माइग्रेटेड इन इंडिया टू फॉर पाकिस्तान। मतलब क्या है कि राइट टू सिटीजनशिप किसमें देना है, किस कॉन्टेक्स्ट में, जो इंडिया से पाकिस्तान से इंडिया में है, आर्टिकल 6 के अंडर देना है। दिस इज द सिटीजनशिप रिगार्डिंग द राइट टू सिटीजनशिप सम पर्सन्स माइग्रेटिंग इंडिया फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान। मतलब जो इंडिया से पाकिस्तान में जा रहे हैं, इनके सिटीजनशिप की बातें किसमें की गई, माइग्रेशन की, आर्टिकल 7 में। देयर इज अ प्रोविजन रिगार्डिंग द सिटीजनशिप ऑफ द सर्टेन पर्सन्स ऑफ द इंडिया ऑरिजिन आउटसाइड द इंडिया। मतलब कि सिटीजनशिप जो इंडिया के बाहर के रिसाइडिंग पीपल्स आके इंडिया में जो रह रहे हैं, जो कि इंडिया के ही हैं, उनके सिटीजनशिप की बात क्या है, 8 में है। When a person voluntarily becomes the citizens of the foreign states and his citizenship automatically ceases under। मतलब ये समझने की कोशिश करिए कि अगर कोई भी पर्सन वो फॉरेन स्टेट का सिटीजन है और वो इंडिया की सिटीजनशिप को ऑटोमेटिकली सीजेस किस अंडर में आती है, आर्टिकल 9 के अंडर, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट्स एंजॉयड बाय द फॉरेन्स एज वेल एज द सिटीजन्स। कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स आप देखोगे यहाँ पे एंजॉयड हो रहे हैं फॉरेन्स के और सिटीजन्स के, आर्टिकल 14 है, 20 है, 21 है, 21A है, 22 है, 23 है, 24, 25, 26, 27, 28, 32। मतलब आप देखोगे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। मेंस में तो खैर इतना सफिशिएंट नहीं है, पर हाँ जिस हिसाब से स्टेट पीसीएस का लेवल है, अपने यूपी पीसीएस का लेवल है, तो पॉलिटी के सेक्शन में माइट भी पॉसिबल आप इसमें से पढ़ोगे तो आपको 10-12 क्वेश्चन, तो ये मैं पूरी सीरीज अगर कंप्लीट कर दूंगा ना तो इसमें से आ ही जाएगा। अब कहानी क्या शुरू होती है कि फंडामेंटल राइट्स टोटल 6, ठीक है। अब यहाँ पे राइट टू इक्वलिटी का जो है आर्टिकल किस में डिस्कस किया गया है, 14 से 18 में। फ्रीडम किस में की गई है, 1922 में। एक्सप्लॉयटेशन की बात किसमें गई है, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, 23 से 24 में। रिलीजन की बात किसमें गई है, 25 से 28 में। कल्चर्स एंड एजुकेशन राइट्स की बात किसमें गई है, 2930 में। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बातें की गई है 32 में, ठीक है दोस्तों। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को यहाँ पे देखना है। पार्लियामेंट कैन क्रिएटेड न्यू स्टेट्स, सिंपल मेजोरिटी के साथ बनाएगा, ठीक है। कोई न्यू स्टेट्स का फॉर्मेशन होगा वो किससे बनेगा, सिंपल मेजोरिटी से। देयर इज अ राइट टू मर्ज एनी स्टेट अंडर द इंडियन यूनियन, ये कैसे होगा, पार्लियामेंट के द्वारा होगा। द नंबर ऑफ द सीट्स रिजर्व फॉर द यूनियन टेरिटरीज इन लोकसभा, कितनी सीटें रिजर्व की गई हैं, 20, ठीक है। The number of the states and the union territory become formed on 1 November 1956 on the recommendation of the states reorganizations commission for the 14 states and 6 union territory। मतलब आप देखोगे कि 1956 के तहत जो रिकमेंडेशन दी गई थी वो 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरी को बनाने की गई थी। हालांकि आज तो ये आंकड़ा बहुत बढ़ गया है। एग्जाम विजन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, टू मेक द लॉज रिलेटेड टू द सिटीजनशिप इन इंडिया इज बाय पार्लियामेंट।
सिटीजनशिप इज मेंटेन्ड इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 5 to 11 पार्ट 2। अच्छा, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द सिटीजनशिप सिंगल सिटीजनशिप। अच्छा, सिटीजन इज ग्रांटेड इन द यूएस डुअल सिटीजनशिप, ये स्विट्जरलैंड में भी है। According to the Indian Citizenship Act 1955, to obtain Indian citizens by the registration, a person of India origin has reside in India। मतलब सिंस 5 साल तक आप देखोगे कि इंडियन सिटीजन एक्ट 1955 के तहत कि अगर आपको इंडियन सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन के ऑब्टेन करनी है तो आप देखोगे कि एट लीस्ट उसको जो है 5 साल तक इंडिया में रहना पड़ेगा, तब जाके कहीं सिटीजनशिप की आप बात कर सकते हो। ठीक है, अब वेज ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप, मतलब किस तरीके से आपको सिटीजनशिप नागरिकता मिलेगी। बर्थ के आधार पे, आपके यहाँ पे जो है पूर्वज रहे हो डिसेंडेंट्स, रजिस्ट्रेशन के आधार पे, नेचुरलाइजेशन के आधार पे, एंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ द टेरिटरी। अच्छा, ठीक है, ये दोस्तों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं। बर्थ, डिसेंट्स एंड बाय रजिस्ट्रेशन, ये 3 तो कॉमन है, लेकिन इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी एंड बाय द न्यूट्रलाइजेशन, ये थोड़ा सा नेचुरलाइजेशन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस सेक्शन को थोड़ा ध्यान में रखना। अब लूजिंग ऑफ इंडियन सिटीजनशिप किस आधार पे आप कह सकते हो कि हार सकते हो, सिटीजनशिप नागरिकता खो सकते हो, डेप्रिवाइजेशन ऑफ द सिटीजनशिप। ठीक है, ऑन द रिन्यूंसिएशन ऑफ सिटीजनशिप एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। अच्छा, ये 3 आधार पे आप खो सकते हो नागरिकता हिंदुस्तान की। अच्छा, अब यहां पे केसेस को देखोगे, द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 की यहां पे बात की गई है, ये दोबारा जो है अमेंड किया गया था। इसके पहले कब सिटीजनशिप की यहां पे बात की गई थी, 1955 में पास किया गया था। उसके बाद आप देखोगे इसमें अमेंडमेंट 2019 में किया गया था। एक्ट विल प्रोवाइड सिटीजनशिप द माइनॉरिटीज ऑफ अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। मतलब अफगानिस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये तीनों की भी माइनॉरिटीज को सिटीजनशिप देने की बात की गई। टू हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड पारसीज एंड क्रिश्चियंस जो इंडिया में आए, केम इनटू फोर्स, ये 2019 में लाया गया, लेकिन 10 जनवरी 2020 को ये फोर्स में आया, लागू होगा। उसके बाद आप देखोगे दोस्तों फंडामेंटल राइट्स की यहां पे बात की जा रही है कि राइट टू एजुकेशन वाज मेड अ फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 21A। मतलब इसको फंडामेंटल राइट कब बनाया गया, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 2002 में इसको फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया। फ्रीडम ऑफ प्रेस कब लाया गया, इंप्लीमेंट किसमें किया गया, आर्टिकल 19 फर्स्ट ए सब क्लॉज ए। मनिका गांधी केस 1978 में किस चीज को डील करता था, फंडामेंटल राइट्स एक्सटेंशन गारंटेड अंडर द 21 किसके अंडर में आता है दोस्तों, 21 इज जनरली कंसीडर्ड टू द राइट ऑफ द फ्रीडम। अच्छा, उसके बाद वियरिंग कृपन मतलब समझते हो ना दोस्तों, वो पगड़ी, बाय 6 इज कंसीडर्ड एट अ पार्ट ऑफ रिलीजन फ्रीडम, आर्टिकल 25 के तहत इनको ये छूट दी गई। प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स कौन है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रिलेटेड टू द सिटीजनशिप। अच्छा, अब सारे आर्टिकल्स को यहां पे देखना है दोस्तों। अब क्या है कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रिलेटेड टू द सिटीजन्स, यहां पे क्या बातें कही गई हैं दोस्तों कि आर्टिकल 5 के तहत क्या है, सिटीजनशिप ऑफ द कमिश्नमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे जो है आपको आर्टिकल 5 की यहां पे बात हो जा रही है। आर्टिकल 6 क्या बात करता है, राइट ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ द सर्टेन पर्सन हु आर माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। मतलब उनकी सिटीजनशिप की यहां पे बात की गई है जो माइग्रेट किए हैं इंडिया में पाकिस्तान से जो आए हैं। आर्टिकल 7 किसके बात करता है कि माइग्रेंट्स ऑफ द पाकिस्तान के माइग्रेंट्स पे बात करता है। आर्टिकल 8 किस पे बात करता है, सिटीजनशिप ऑफ द सर्टेन पर्सन ऑफ द इंडियन ओरिजिन आउटसाइड इंडियन, मतलब आउटसाइड इंडियंस की बात कर रहा है जो इंडियन ओरिजिन के हैं और बाहर रह रहे हैं। और आर्टिकल 9 किस पे बात करता है, इंडियन सिटीजनशिप्स ऑटोमेटिकली सीजेस ऑन टेकिंग द सिटीजनशिप्स ऑफ अ फॉरेन स्टेट। मतलब यूं समझने की कोशिश करिए कि जो इंडियन के सिटीजनशिप्स हैं ऑटोमेटिकली सीजेस हो गए ऑन टेकिंग द सिटीजनशिप ऑफ द फॉरेन स्टेट। मतलब आप विदेश की भी नागरिकता ले लिए हो तो उनकी आप कह सकते हो कि फंडामेंटल जो सिटीजनशिप है यहाँ पे उसको सीज करने की यहाँ पे बातें आर्टिकल 9 में कहती है। अच्छा, और 11 क्या कहता है, द पार्लियामेंट टू रेगुलेट द लॉ बाय द सिटीजनशिप बाय लॉ। अच्छा, कि पार्लियामेंट जो लॉ को रेगुलेट करेगा सिटीजनशिप को, वो किसके है, आर्टिकल 11 के तहत बातें की गई है। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा फंडामेंटल राइट्स को देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स की कहानी क्या कहती है दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स बेसिकली अडॉप्ट कहां से किया गया था, मैंने पहले भी वीडियो में बताया, यूएस से अडॉप्ट किया गया था। उसके बाद आप देखोगे दोस्तों द प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन पार्ट 3, मतलब ये देखिए कि प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशंस की यहाँ पे बात की गई है वो पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 के तहत की गई है। अब आर्टिकल 14 से 18 के बीच में क्या डीलिंग होती है, आर्टिकल 14 से 18 क्या डील करता है, राइट टू इक्वलिटी, ये मैंने पहले भी बता दिया। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ये हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है ना उनकी कहानियां है। 14 से 18 राइट टू इक्वलिटी के अंदर आता है, 19 से 22 फ्रीडम के अंदर आता है,
एक्सप्लॉयटेशन किसके अंदर आता है? 23 से 24 के अंदर आता है। रिलीजन किसके अंदर आता है? 25 से 28 के अंदर आता है। और 29 से 30 किसके अंदर आता है? कल्चर एंड राइट्स। और 32 के अंदर आता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंदर में आता है। ठीक है, तो फिर दोस्तों अब इसका वीडियो नेक्स्ट पार्ट में आएगा। अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब आगे की कहानी जल्दी ही अपलोड होगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी कई बातें आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।